हेलो, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम महाजनपद के बारे में 16 जो महाजनपद है उनके बारे में और मगध साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही है, कोई सा भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो शुरू करते हैं फिर। तो प्री मौर्यन एज इसी को कहते हैं, या तो एज ऑफ महाजनपद, मतलब इसको प्री मौर्यन इरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह वह चरण था जिसके दौरान जनपद, जो पहले जनपद वैदिक काल में जनपद वगैरह होते थे, जन से मिलके जो गांव परिवार से मिलके जनपद बनते थे, तो जनपद आकार में बड़े हो गए और क्षेत्र में विस्तार में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप महाजनपदों का गठन हो गया। मतलब धीरे धीरे आकार बड़ा होने लगा और उस वजह से इनको महाजनपदों का नाम दिया गया। ठीक है, चलो तो महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? आगंतुर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और जैन ग्रंथ में कौन सा? भगवती सूत्र, ये भी एक जैन ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। मगध ने एक साम्राज्य बनने की प्रवृत्ति और क्षमता प्रदर्शित की। मगध साम्राज्य, जो महाजनपद थे ना, उन सब जनपदों में से मगध साम्राज्य जो था, उसने मतलब एक साम्राज्य बनने की प्रवृत्ति, मतलब उसमें कुछ क्वालिटी दिखी कि यार वो एरिया बढ़िया है, वहाँ के लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ होता है ना यार, तो चार लोग होते हैं यार, ये क्लास का मॉनिटर बनने लायक है। तो इस वजह से मगध में भी कुछ ऐसा उसने प्रवृत्ति प्रदर्शित की, जिस वजह से साम्राज्य बनने लायक लोगों ने उसे समझा। अच्छा, तो कुछ ये देखो, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये चलो, तो शिल्पकारों का निगम, या जो शिल्पकारों को जो निगम हो उनका समूह क्या कहलाता था? उसको हम श्रेणी के नाम से कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, और रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप शिल्पकारों का जो निगम है उसको क्या कहते हैं? जो गिल्ड भी है उसको क्या कहते हैं? श्रेणी के नाम से जानते हैं। और व्यापारी संघ का निगम जो होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थ। तो शिल्पकारों वाला पूछा जा चुका है, श्रेणी वाला क्वेश्चन, बट ये सार्थ अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये भी आ सकता है आगे के एग्जामों में। और सिक्का जारी करने वाले बैंकर को क्या कहते थे? श्रेष्ठी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बैंक सॉरी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको श्रेष्ठी भी पता होना चाहिए। और शिल्पकारों का निगम श्रेणी, श्रेष्ठी और सार्थ व्यापारी संघ। ठीक है, चलो विश्व का पहला गणतंत्र, ये बताओ आप। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर दो। अगर आप नहीं बताओगे मैं तो बताऊंगा, बट आप इसका आंसर दो, ठीक, कमेंट करके बताओ। चलो, भारतीय इतिहास का यह काल जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे दार्शनिक आंदोलनों के विकास की गहराई से प्रभावित और प्रेरित था। देखो, बौद्ध और जैन धर्म तो कंटिन्यू चल ही रहे थे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो उनके जो विचार थे और जो उनके नियम थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, आर्थिक विकास के कारण शहरी केंद्रों का विकास हुआ और सिक्कों का पहला उपयोग भी इसी काल से बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिक्कों का उपयोग भी इसी काल से स्टार्ट होने लगा। ये जो है ना, ये इनको क्या कहते हैं? पचमार्क या आहत सिक्के, या ये चांदी के हुआ करते थे मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ चांदी के होते थे, बाकी ऐसे लोहे के और कांसे के भी हो सकते थे। ठीक है, तो ये जो ऐसे सिक्के होते थे कुछ, और इनको पचमार्क नाम से जाना जाता था। पंचमार्क सिक्के इनको कहते थे। ठीक है, इसमें 5 तरह के कोई मार्क होते थे। जैसे देखो, ये इसको काउंट कर लो, ऐसे ये 5 मार्क है। तो ऐसे पंच मार्क होते थे। पंच वो मार्क क्या होते थे? इनको इनके साम्राज्य से, इनके कार्य से संबंधित होते थे। लोहे के औजारों को बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा। कृषि का प्रसार और उत्तरी काली पॉलिश मिट्टी के बर्तन भी इसी युग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ है? तो ये वैशाली के लिच्छवियों, जो मगधमपुरम के नाम से जाना जाता था, विश्व का पहला गणतंत्र यही माना जाता है। वैशाली के लिच्छवियों ने पहला गणतंत्र स्थापित किया मगधमपुरम में। ठीक है, चलो, इस अवधि के दौरान पहली बार ब्राह्मी लिपि भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली बार ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। कराधान से राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई, शहरों में वेश्यावृत्ति भी शुरू हुई। अब देखो, कराधान भी स्टार्ट हो गया और वेश्यावृत्ति भी स्टार्ट हुई। ठीक है, ब्राह्मी लिपि तो चल ही रही थी, शुरुआत हुई। बौद्ध और जैन संप्रदायों को छोड़कर महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब हो गई। महिला डिग्रेड होने लगी, मतलब उनका पतन होने लगा महिलाओं का।
अब उनको राजसी काज राजकाज में भी सहयोग नहीं उनका मिलता था। तो ये सब चीज़ें महिलाओं की खराब होती चली गई। कई जातियां अस्तित्व में आई और अछूतों की स्थिति और भी खराब हो गई, छुआछूत की परंपरा भी चालू हो गई, और ये सब कुछ बुराइयां हैं जो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। जैसे महिलाओं की स्थिति, अछूतों की स्थिति, वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें डिग्रेडेबल होने लगी। चलो 16 महाजनपद, कितने महाजनपदों के बारे में बात करेंगे हम? 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक दो छोड़ के बाकी हर किसी की चाहिए तुम्हें, सबकी तुम्हें कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो महाजनपद या तो राजतंत्री थे या गणतंत्री। कुरु, वज्जी, मल्ल, पंचाल और कंबोज गणतंत्री राज्य थे, और राज्य में सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में गण परिषद सभा थी। मतलब सर्वोच्च प्राधिकारी कौन थे? गण परिषद नाम की एक सभा थी, वरिष्ठों की जो सभा थी वो सर्वोच्च प्राधिकारी थे। और कुछ महाजनपद राजतंत्री थे, कुछ महाजनपद गणतंत्री थे। चलो, पहला कंबोज। कंबोज की कैपिटल क्या थी? राजपुर, और यह अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में स्थित था। तो कंबोज की कैपिटल राजपुर। अशमक या अशमाकस, इसकी कैपिटल पोटना पोटाली, महाराष्ट्र में आधुनिक पैठन के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित था ये। चलो नेक्स्ट है वत्स। ये इसकी कैपिटल कौशाम्बी है, और मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र को वत्स या कौशाम्बी के नाम से जानते थे। कौशाम्बी अभी आपको पता होगा, प्रयागराज का जो पड़ोसी है कौशाम्बी। वत्स राजधानी इलाहाबाद से 64 किलोमीटर दूर कौशाम्बी के में यमुना तट पर स्थित है। इलाहाबाद बताया ना, प्रयागराज जिसका नाम हो चुका है, तो इसका पड़ोसी ही है कौशाम्बी। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, ठीक है। उत्तर में जो इसकी राजधानी थी उज्जैनी नाम से जानी जाती थी, और दक्षिण में महिष्मती। किंवदंतियों में अवंती के राजा प्रद्योत के बारे में प्रसिद्ध है, उनके वत्स के शासक उदयन के साथ संबंध थे। मतलब ये दोनों आपस में इनके कुछ राजसी संबंध थे। यार बहुत खतरनाक जुकाम हो रखी है। चलो सूरसेन नेक्स्ट है। सूरसेन की कैपिटल क्या है? मथुरा। इसकी विशेषताएं असमान सड़कें, अत्यधिक धूल, दुष्ट बातें और यक्ष। यादव वंश से संबंधित था मथुरा। मथुरा का तो आपका पता ही होगा, कौल जो श्री कृष्ण थे वो भी यादव वंश के ही थे, जिसके साथ कृष्ण भी जुड़े थे। चलो ठीक है। नेक्स्ट है चेदी। इसकी कैपिटल क्या है? सुक्तिमती। चेदी की कैपिटल सुक्तिमती। बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और आसपास के क्षेत्र चेदी के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट मल्ला। मल्ला या इसकी कैपिटल क्या है? कुशीनारा। गैर राजशाही कुशीनारा की पहचान गोरखपुर के कसिया से की जाती है। गोरखपुर में कसिया जिला है जिससे कुशीनारा की या मल्ल की पहचान की जाती है। और पावा संबंध है पटना जिले के पावापुरी के समान है। तो पटना जिले का जो पावापुरी है उसके समान पावा, कुशीनारा, मल्ल की राजधानी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। चलो, तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है, और ये दिल्ली मेरठ क्षेत्र में जनजातीय राजनीति भी यहाँ देखी गई, और दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र है वो कुरु के नाम से जाना जाता है, हस्तिनापुर। ठीक है। पांचाल। पांचाल की कैपिटल अहिछत्र या पश्चिमी पंचाल, और फर्रुखाबाद जिले में आधुनिक काम्पिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। काम्पिल ने भी इसकी राजधानी है, अहिछत्र भी, और जनजाति राजनीति पाई जाती थी यहाँ। मत्स्य या वज्जी, मत्स्य ही है। मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराट नगरी। राजस्थान के आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र से संबंधित है, तो राजस्थान में मत्स्य संबंधित है, विराट नगरी कैपिटल है। वज्जी कृष्ण क्या है? सॉरी, वज्जी वैशाली ही राजधानी। ब्रज की राजधानी क्या है? वैशाली। और गंगा के उत्तर से लेकर नेपाल की पहाड़ियों तक, देखो ये अपना गंगा है, ये यूपी है, ये जो नेपाल की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे ये जो इलाका पाया जाता था ना, ठीक है, तो उसको कहते थे वज्जी। 8 कुलों का एक संघ होता था यहाँ, जिसको अट्टकुल कहते थे, जिनमें विदेहन, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और ब्रज सबसे महत्वपूर्ण थे। महावीर और गौतम बुद्ध के समय में एक समृद्ध गैर राजशाही राज्य था। ये गैर राजशाही राज्य था जो वज्जी के नाम से जाना जाता था, और उत्तर प्रदेश और नेपाल की पहाड़ियों के बीच पाया जाता था। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? वैशाली।
नेक्स्ट करते हैं, कितना है, गांधार। चलो, गांधार की कैपिटल क्या है, तक्षशिला है गांधार की कैपिटल। काबुल घाटी तक फैला हुआ, काबुल कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। काबुल घाटी तक फैला हुआ गांधार राजा पुक्कुसती ने मगध में बिंबिसार के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया और बुद्ध के दर्शन के लिए पैदल गए, ठीक है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार गांधार फारस के अचमेदिन मेनिद साम्राज्य का 20वां प्रांत है। तो गांधार की कैपिटल क्या है, तक्षशिला। अंग की कैपिटल चंपा। बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले हैं जो अंग और चंपा, ठीक है। काशी बनारस कैपिटल है इसकी। शुरू में उनसे सबसे शक्तिशाली और विदेह राजशाही का उखाड़ फेंकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध के समय में कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र काशी है और कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के कसाय नारंगी भूरे रंग के जो वस्त्र है यहाँ निर्मित किए गए काशी में। ओके, नेक्स्ट, कौशल की कैपिटल क्या है, श्रावस्ती। सरयू पर अयोध्या, उससे सटा साकेत और उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या, साकेत और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो कौशल या श्रावस्ती। कौशल राज्य आपको पता है ना, अयोध्या को कहते हैं मेनली। गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर श्रावस्ती स्थित है। चलो, मगध की राजधानी राजगृह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही रखना, मगध राजगृह। बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदियों से घिरे हुए। देखो ये जो इलाका है ना, तो ये बिहार और यूपी का जो पूर्वी इलाका है ना, यहाँ पे मगध पाया जाता था। चलो, गंगा और सोन नदियां यही तो है, सोन, ये गंगा ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो इलाका है ना। वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में मगध के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई और बौद्ध ग्रंथों में इसे बुद्ध के ज्ञानोदय के स्थान के रूप में उच्च स्थान दिया गया, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था थी नहीं, ठीक है, इस वजह से बौद्ध के ज्ञानोदय का स्थान के रूप में देखा गया। बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों में तो 4 वर्ण चाहिए थे अपने, तो उनका पालन नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने इसकी निंदा की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कुछ एस्पेक्ट देख लेते हैं। इकोनॉमी का एस्पेक्ट क्या है, तो इकोनॉमी क्या है, अधिकांश शहरी बस्तियों में व्यापारी और कारीगर रहते थे जिन्हें सार्थ, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, सार्थ कहते थे, गिल्ड में संगठित किया जाता था। व्यापार और शिल्प का अभ्यास वंशानुगत था, ये भी आपको पता है। उस समय के अधिकांश महत्वपूर्ण शहर नदियों और व्यापार मार्गों के किनारे बसे थे ताकि उनको आसानी हो आवागमन में, ट्रांसपोर्टेशन में और व्यापार में। इस वजह से नदियों और व्यापारिक मार्गों के किनारे लोग बसे थे। आज भी लोगों को मेन रोड के किनारे ही चाहिए अपनी जमीन, यही वजह है भाई। व्यापार को निष्क और शतमान, ये 2 मुद्रा हैं जिनको व्यापार में यूज करते थे लोग, इनका यूज किया जाता था। निष्क और सतनाम नाम की 2 मुद्रा हैं। वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं हुआ है और पूरा साक्ष्य नहीं मिला कोई इनका पुरातात्विक। कुल्हाड़ी, चाकू, उस्तरा, कील, दरांती आदि जैसे लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि को आसान बनाया गया। तो आपकी इकोनॉमी क्लियर हो गई, ठीक है। कृषि आसान हो गई, निस्सतमान मुद्रा हो गई, और शहर नदियों के किनारे बसते थे, और व्यापारी वंशानुगत रहते थे और शहरों में रहते थे, और इनको क्या कहते थे, इनके संगठन को सार्थ कहते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, धान की रोपाई का अभ्यास किया गया। इसके अलावा जौ, कपास, दालें और बाजरा भी और गन्ना भी उत्पादित किया जाता था, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे ही ये पहनावा हमारा वैदिक संस्कृत से है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। और ऐसे ही गाय भैंस की जो खेती होती थी उससे भाई, तब के दिन तो और ही थे। कृषि उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में शाही एजेंट को देना पड़ता था। कितना, तो 1/6 जो पार्ट था ना उपज का, उसको कर के रूप में देना पड़ता था शाही लोगों को। और कोई मध्यस्थ जमींदार नहीं थे, मतलब डायरेक्ट किसान से ही शाही घराने में ये कर जाता था 1/6। अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता था। वेशा का मतलब व्यापारियों की गली थी। वेशा का मतलब व्यापारियों की गली था। बलि साधक केवल किसानों और वैश्यों से बलि नामक अनिवार्य कर वसूलते थे। ओके, तो ये बलि नामक कर किससे, किसानों और वैश्यों से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है ना, उनसे, ठीक है। चलो, समाज कैसा था, समाज के बारे में बताओ कुछ चीजें। समाज, समाज बताओ भाई, समाज समाज समाज।
चलो, लोग तीन प्रकार के गांव में रहते थे। पहली श्रेणी में विभिन्न जातियां और समुदाय एक साथ रहते थे और इसका मुखिया भोजक होता था। दूसरा प्रकार उपनगरीय था और इसमें कारीगरों का वर्चस्व था और यह ग्रामीण को शहरों से जोड़ता था। तो मतलब पहले में जो उच्च लोग रहते थे, विभिन्न जातियां रहते थे, मुखिया लोग रहते थे, उनको भोजक नाम से जानते थे। और दूसरों में कुछ कारीगर रहते थे जो गांव और शहरों के बीच कड़ी के रूप में काम करते थे। तीसरी श्रेणी में ग्रामीण इलाकों के बाहरी इलाकों में बसे गांव थे और इनमें शिकारी शिकार कर पिछड़े जीवन जीते थे। तो ये गांव सबसे पिछड़ा हिस्सा कौन सा, तीसरा नंबर था, जो जिसमें शिकारी लोग रहते थे गांव के इलाकों में। लेखन शुरू हो चुका था। इसका उपयोग व्यापार, कराधान और सेना के बड़े आकार के बही खाते रखने के लिए किया जाता था। निम्न वर्ण कई भेदभावों के अधीन थे। मतलब जो निचली जातियां थी ना, कई बहुत भेदभाव था, छुआछूत, और उनसे काम, ऐसे निकृष्ट काम कराए जाते थे जैसे नाली वगैरह साफ कराना। तो ये सब काम होते थे। शाही एजेंटों द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, दंड का भी प्रावधान धीरे धीरे शुरू हो गया। कर भी आ गया, दंड भी आ गया, लैंग्वेज भी आ गई अच्छी। चलो, प्रशासन और सेना। तो प्रशासन और सेना, जातक या बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों में उल्लेख है कि भूमि अनुदान महान धार्मिक नेताओं के पक्ष में दिया जाता था। राजा मुख्य रूप से एक सरदार था। राजा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी था, जिसे महामात्र नाम का एक अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जो मंत्रिन और सेना नायक, न्यायाधीश और मुख्य लेखाकार आदि कार्य करते थे। इसी तरह के कार्य करने वाले अधिकारियों के एक अन्य वर्ग को आयुक्त कहा जाता था। आयुक्त भी राजा के सहायक होते थे, महामात्र भी राजा के सहायक होते थे। गांव का प्रशासन गांव के मुखिया के अधीन होता था, जिसे ग्राम भोजक, ग्रामिनी या ग्रामिका कहा जाता था। ओके, चलो। बड़ी, पेशेवर और स्थायी सेना थी। इस सेना का जो आकार था, बड़ी और पेशेवर और स्थायी सेना थी। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। चलो, अब मगध एम्पायर के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एन एम्पायर, मगध सबसे पहला एम्पायर। ये जो इलाका है, देखो ये वाला इलाका है ना, जो ये अपना अब पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया थोड़ा इलाका, और ये ठीक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल भी थोड़ा बहुत आ गया। तो ये इलाका जो मगध एम्पायर कहलाता था, यही सबसे पहला साम्राज्य बना। काशी, कौशल, मगध और वज्जियन संघ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महत्वपूर्ण रहे। इन राज्यों ने लगभग 100 वर्षों तक नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। आपस में संघर्ष होता रहा, कोई किसको लड़ता, कोई किसको लड़ता, कुछ चाहिए सबको एक दूसरे को, है ना। तो अंततः मगध विजयी हुआ और उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया। अब ये जो उत्तर भारत है ना, इसमें राजनीतिक गतिविधि का मगध जो है केंद्र बन गया। चलो नेक्स्ट। अब मगध एम्पायर आप देख लो, एक अच्छा ये चार्ट है, इसको आप देख लो। कौन, तीन डायनेस्टी हुई, हर्रेक डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। तो हर्रेक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड था 544 बीसी से 412 बीसी, और इसे पितृहंता वंश के नाम से जानते थे, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी अपने हाथ में ली थी, इसलिए इसको पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये उदयन जो था जैन धर्म से संबंधित था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर हुए हर्रेक डायनेस्टी में। शिशुनाग में शिशुनाग और कालाशोक हुए। नंद डायनेस्टी में महापद्मानंद और धनानंद, ठीक है, ये दो हुए। फिर धनानंद का चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से परास्त किया और मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुई। तो चलो अब शुरू करते हैं इसको, मगध साम्राज्य भी कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पहला कौन सा है, हर्रेक डायनेस्टी। इस तो इसका कौन है, इसका पहले सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है, बिंबिसार, 542 से 493 ईसा पूर्व। मगध के पहले महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। फिर भी बौद्ध स्रोतों में उनके वंश की चर्चा नहीं की गई। बिंबिसार की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। उन्हें सेनिया यानी सेना वाला के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, राजवंशी विवाहों ने बिंबिसार और कौशल और वज्जी के समकालीन शासकों के बीच सद्भावना को बढ़ावा दिया। तो बिंबिसार, इन्हें श्रोणिक भी कहा जाता था, और ये महत्वपूर्ण शासक थे हर्रेक डायनेस्टी के। ठीक है, इन्हीं ने ही इसकी स्थापना की। तो ये कुछ इनका ऐसा कुछ मुझे तस्वीर मिली है, इससे अच्छी मुझे नहीं मिल पाई, आप लोगों को मिले तो फिर देख लेना। चलो,
तो बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत की मित्रता जीतने के लिए उज्जैन भेजा था। जीवक किसका चिकित्सक था? बिंबिसार का। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जीवक किसके साम्राज्य से, किसके वंश से, किसके राजघराने से संबंधित था? बिंबिसार के। बिंबिसार का आक्रमण अंग महाजनपद के प्रति था, इसे मगध में मिला लिया गया। अंग महाजनपद में आक्रमण करके इसको भी मगध में मिला लिया गया। प्रशासनिक तंत्र जटिल हो गया था और राज्य की शक्ति मजबूत हो गई थी, क्योंकि बौद्ध साहित्य में 80,000 ग्रामिकों की बात की गई थी, ठीक है। तो प्रशासनिक तंत्र और राज्य की शक्ति और सैन्य शक्ति भी मजबूत होने लगी धीरे धीरे। अजातशत्रु दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं हर्यक डायनेस्टी के, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाने लगा और सिंहासन पर चढ़ गया। इतनी जल्दी होती था ना इन लोगों को कि मारो पिता को, खत्म करो और नेक्स्ट करो। विस्तारवादी नीति अपनाई गई और कौशल और वैशाली को हराया। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही बौद्ध के समकालीन थे। तो जो अजातशत्रु इनके काल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। तो राजगृह, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी ना चारों बौद्ध संगीत की। राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्र गया और फिर कुंडली लगा ली। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीत में अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। तो महाकश्यप आपको भी याद रखना है। और कब हुई थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इतनी दोनों बातें इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, ठीक है। चलो, उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। श्रीलंकाई बौद्ध इतिहास के महावंश के अनुसार अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र या उदयन ने अजातशत्रु का स्थान लिया और अगले 16 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपनी राजधानी गंगा तट पर स्थानांतरित की, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ये इसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? उदयन ने, ठीक है। और पटना में गंगा और सोन के संगम के पास एक किला बनवाया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक थे। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे कौन थे? नागदासक को उनके अमात्य यानी बनारस में वायसराय शिशुनाग ने हर्यक के त्वरित उत्तराधिकार के खिलाफ लोकप्रिय हताशा के समर्थन से उखाड़ फेंका। शिशुनाग ने इनको हराया और हटाया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। चलो, तो नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनागों के शासनकाल के दौरान मगध में अवंती, उज्जैन और कई अन्य जनपदों और मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। तो कई विस्तार हुआ इसमें भी, कई अवंतिका, उज्जैन और ये सब राज्य भी मगध जनपद में मिला लिए गए। तो शिशुनाग वंश में कौन कौन से शासक थे? एक शिशुनाग हो गया, दूसरा कौन था? शिशुनाग हो गया दूसरा। सेकंड कौन था? सेकंड था कालाशोक। ये कालाशोक भी आपको याद पता होगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी। देखो, यहाँ पे पाटलिपुत्र की थी उदयन ने, और शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से फिर वैशाली स्थानांतरित की, जिसे उसके पुत्र कालाशोक ने वापस पाटलिपुत्र कर दिया। अब क्या हुआ? वैशाली स्थानांतरित कर दी इसने, बट देखो उदयन ने पाटलिपुत्र बनाई, ये भी आपको याद रखना है। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाई, ओके। उदयन के बाद फिर उसके पुत्र शिशुनाग ने वैशाली स्थानांतरित कर दी, फिर शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने वापस पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद की मेजबानी की। तो द्वितीय बौद्ध परिषद इसको कालाशोक को काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था कालाशोक का? 394 से 366 बीसी। और शिशुनाग का क्या था? शिशुनाग का क्या टाइम पीरियड था, इसका भी बता दो। शिशुनाग का तो 412 से 398 बीसी, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा वैसे, तो जो बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने करा ही दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंदवंश। नंदवंश करते हैं। महापद्मनंद जो एक शूद्र वंश के से थे, मगध में नंदवंश की नींव रखी। तो कौन सा महापद्मनंद ने नींव रखी? इनका टाइम पीरियड क्या है? 344 से 322 बीसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
महापद्मनंद एक महान विजेता होने के नाते पश्चिम में ब्यास नदी और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। तो इनका क्षेत्र बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, देखो ब्यास नदी कहाँ, पंजाब में है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इतना इलाका पूरा नॉर्थ इंडिया इनके कब्जे में था। पुराणों में इन्हें सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला यानी सर्व छत्रांतक, एक राट, एकमात्र अधिपति के रूप में, ये आपको इनकी उपाधियां याद रखना है। ठीक है, चलो, इन्होंने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हयय, कलिंग, राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, अश्मक, कुरुश, मैथिल, सूरसेन और बितिहोत्र तथा मैसूर के कुछ भाग को उखाड़ फेंका। इन्होंने काफी मतलब अपनी सेना के द्वारा बहुत कुछ जीता। उनके दरबार में कल्पक, सक्तला आदि जैन मंत्रियों की उपस्थिति उनके जैन धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाती है। नंद मगध साम्राज्य के सबसे महान शासक साबित हुए और धनानंद नंद शासकों के अंतिम थे। तो देखो धनानंद जो थे ना अंतिम शासक थे, इन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर उखाड़ फेंका। और वो मैसेडोनिया के सिकंदर के समकालीन थे। जो सिकंदर था ना मैसेडोनिया का राजा, उसके समकालीन थे धनानंद। ओके, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ इसका आंसर बताओ। तो अंग की चंपक बिल्कुल सही है। कौशल अहिछत्र बिल्कुल गलत है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। वत्स कौशाम्बी ये भी सही है। मत्स्य विराटनगर, तो ये तीनों सही हैं। बाकी कौशल का अहिछत्र गलत है, और इसकी आप कमेंट करके बताओ इसका सही राजधानी क्या है। ओके, चलो तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। तो 6ठी शताब्दी ये मत्स्य कहाँ था, राजस्थान में स्थित था। ये पीसीएस ने 2017 में पूछा था। ठीक है, कालपी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी शहर मैंने कराया है अभी तो कराया है ये। तो कालपी शहर जो है ना यमुना नदी के तट पर स्थित था। चलो, तो कुछ ये महाजनपद है और उनकी राजधानी से इनको मैच करना है। तो महाजनपद को और उनकी राजधानी से। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, मत्स्य का विराटनगर। ओके, कुरु की राजधानी क्या है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, ये भी ठीक है। सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटना। ठीक है, अस्मक क्या है पोटन। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट। भारत के सबसे पुराने 16 महाजनपदों से वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित है। तो ये 8 महाजनपद स्थित है। ये आठों के आठों ये हैं। कुरु मेरठ में, मेरठ दिल्ली, पंचाला बरेली, सूरसेन मथुरा ब्रजमंडल, वत्स प्रयागराज, कौशल अवध एरिया, मल्ल देवरिया कुशीनगर एरिया, काशी वाराणसी में, चेदी ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया। तो ये 8 महाजनपद थे, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इन आठों की राजधानी और इनको आठों के नाम याद रखना है आपको। ठीक है, प्राचीन भारत की श्रेणी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बताओ, प्राचीन भारत की श्रेणी प्रणाली में श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, बिल्कुल सत्य है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सत्य है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करती थी, बिल्कुल सत्य है। श्रेणी प्रणाली केवल उत्तरी भारत में प्रचलित थी, बिल्कुल गलत है, ये दक्षिणी भारत में भी प्रचलित थी। प्राचीन भारत की देखो श्रेणी व्यवस्था मूलतः व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, जो न केवल उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और कीमतों का नियंत्रित करती थी, बल्कि अपने सदस्यों के आचरण को भी नियंत्रित करती थी। यह व्यवस्था उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी प्रचलित थी। तो ये गलत है, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो हैव अ गुड डे। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बढ़िया से कर रहे होगे, आप प्रिपरेशन भी कर रहे होगे। जल्दी ही डेट आ जाएगी यार पीसीएस की। कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे टेलीग्राम वगैरह पे कि सर डेट कब है, डेट कब है, डेट कब है। अब यार मैं भी तो आयोग में नहीं हूँ, आयोग का तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बट आप ये करते रहो, आपका एग्ज़ाम, आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है कि जब भी डेट हो उस डेट को आप फुल कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम हॉल में जाओ। ठीक है, तो चलो यार सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों को, उनका भी भला करो थोड़ा। तो चलो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी रोज की तरह टाइम से। तो हैव अ गुड डे।